हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है हमारे इसके क्वेश्चंस लगाने की, तो हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, 2015 से लेकर के 2023 के ये क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप बीच में 2 मिनट हर एक क्वेश्चन में आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो, सो दैट कि आप भी अपने आंसर देने की कोशिश करो, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ लैग कर रहे हो या आपको चैप्टर कितना समझ में आया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट विद नीट 2015। ठीक है, 2015 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 के। लेट्स स्टार्ट। द प्राइमरी डिटेंशन जो है, जो प्राइमरी डिटेंशन है आपका, वो डिफर कर रहा है फ्रॉम योर परमानेंट डिटेंशन एंड नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। कौन से टीथ जो है हमारे प्राइमरी में नहीं है, जो कि परमानेंट में होते हैं। ठीक है, तो फॉर दैट आपको पता होना चाहिए डेंटल फॉर्मूला। अगर हम देखो जैसे चाइल्ड की बात करें, जब हमारे प्राइमरी टूथ होते हैं, हमारे जो टेम्पररी टीथ आते हैं उस समय, तो हमारा क्या होता है डेंटल फॉर्मूला? 2102 2102 2102। और अगर हम हमारे अडल्ट, जब वो पूरे के परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तो उसका अगर हम डेंटल फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होता है? 2123। टू थ्री। ठीक है, तो कंपेयर अगर आप इन दोनों को करो तो कौन से टीथ एब्सेंट है? एक तो इसके पास प्रीमोलर्स नहीं है एंड थर्ड मोलर नहीं है। हमारे पास 3 मोलर होते हैं कंप्लीट, एक मोलर एब्सेंट है, तो थर्ड मोलर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रीमोलर। क्लियर? चलो, 3 molars। Next, the enzyme which is not present, क्या हो रहा है? The enzyme which is not present in the succus entericus। succus entericus क्या है आपका? intestinal juice। और intestinal juice में कौन से एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं? कौन सा एंजाइम इसमें से प्रेजेंट नहीं है? लाइपेज, माल्टेज, न्यूक्लियेजेस या न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियेजेस इज द एंजाइम जो कि सक्कस एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस में नहीं होता, ये किस में होता है? आपके पेंक्रियाटिक जूस में। क्लियर? इट इज प्रेजेंट इनसाइड योर पेंक्रियाटिक जूस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? चलो पढ़ते हैं, एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट म्यूकस। तो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं ये सभी एपिथेलियल, जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया आपका, इंटेस्टाइनल है, स्टमक है, तो ये सारे के सारे इस टाइप के ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट होते हैं एंड उनका काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करना। तो ये आपके जो स्टेटमेंट है करेक्ट, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकस ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट HCl। अगर आपको गैस्ट्रिक सेल्स याद हो तो हमने 4 तरीके के गैस्ट्रिक सेल्स पढ़े थे। पढ़े थे कि नहीं? गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल, जो क्या सिक्रीट करते हैं? HCl। तो ये भी सही है स्टेटमेंट आपकी। Acini are present in the pancreas and secrete carboxypeptidase। बिल्कुल सही। एसिनी हमने पढ़ा था कि हमारा जो पेनक्रियास होते हैं उनमें दो, मतलब आपके एक एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट होता है।
एंडोक्राइन वाला हार्मोन सेक्रेट करता है, एक्सोक्राइन वाले पार्ट को आप ऐसे में भी बोलते हो, रिमेम्बर। तो इसके पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, करेक्ट। लास्ट, अब बच्चे एक ही स्टेटमेंट तो यही गलत होगी, क्या है कि ब्रूनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ स्टमक और सिक्रीट करते हैं पैप्सिनोजेन। तो भाई ब्रूनस ग्लैंड होते हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट, है ना। ब्रूनस ग्लैंड क्या था, ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि ब्रूनस ग्लैंड जो है वो सिर्फ आपके ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, राइट। और इसका काम पैप्सिनोजेन सिक्रीट कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो स्टमक का एंजाइम है ये, राइट। सो आपका ऑप्शन आंसर क्या है, डी। योर डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। योर डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन्स। जो इन्फेंट होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, सबसे पहला तो रेनिन होता है, पैप्सिनोजेन भी होता है, बट उसे काम करने के लिए, पता ही है, मैंने बताया था आपको कि ये डायरेक्टली कैसिन प्रोटीन को क्या नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए पहले रैनिन उसे पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है, फिर जाके उस पर पैप्सिनोजेन वर्क करता है और वो कन्वर्ट होता है। क्लियर। लाइपेज, तो पैप्सिनोजेन, लाइपेज एंड रेनिन, ये तीन ऐसी जो तीन आपके एंजाइम्स है जो कि गैस्ट्रिक जूस, इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, बारी है नीट 2016 के क्वेश्चन की। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय, कौन सा एंजाइम है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीटिंग सेल्स, पेराइटल सेल्स, पेप्टिक सेल्स या फिर एसिडिक सेल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेराइटल सेल्स कौन से सेल, तो सॉरी, पेप्टिक सेल्स आने चाहिए, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स होते हैं ना, पेप्टिक सेल्स कहाँ से आ गए। ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर विल बी बी। HCl कौन सेक्रेट करता है, पेराइटल सेल। पैप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स और राइमोजन सेल्स जो होते हैं, दे क्या, वो लोग क्या करते हैं, दे सिक्रीट इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्लियर। चलो next, which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? कौन कौन सा स्फिंक्टर था हमारे हेपाटिक पेंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में, अगर आपको याद हो, ये हो गई आपकी हेपाटिक डक्ट, दोनों लिवर से आ रही है, ये राइट ये लेफ्ट, बाइल डक्ट यहाँ से आ रही है, तो ये मिलके क्या बन गई, कॉमन बाइल डक्ट, बन गई कॉमन बाइल डक्ट। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। यहाँ से आई आपकी पेंक्रियाटिक डक्ट, कौन सी डक्ट आ रही है, पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट और इन दोनों डक्ट ने मिलके क्या बना लिया, आपकी ये जो डक्ट बन जाएगी ये बनेगी हेपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट। अभी इसकी ओपनिंग को ड्यूडेनम में जब ये खुल रहा है तो कौन सा स्फिंक्टर था यहाँ पे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, सेमिन्यूरल वेल्व, ये तो वेल्व आ गया भाई, ये तो हमारे कहाँ होता है, हार्ट में। इल्यूसिकल वेल्व इलियम और सीकम के बीच में है ना, जब इलियम सीकम में ओपन होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए इल्यूसिकल वेल्व है। पैरोलिक स्फिंक्टर आपके स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, जो स्टमक का पैरोलिक पार्ट होता है वो, और ड्यूडेनम में जब आपका स्टमक ओपन होता है तो उसे कौन कंट्रोल करता है, पैरोलिक स्फिंक्टर। अच्छा मुझे यहीं पे बताओ कि हेपेटिक जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है
उस डक्ट की ओपनिंग को पेनक्रियाटिक डक्ट में जब वो ओपन होती रही, यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर था? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। याद आया? चलो, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। नी 2017, 2017 का सवाल। Which cells of crypts of liver cocoon secrete antibacterial lysozyme? एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम क्रिप्स ऑफ लिवर cocoon के कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? पेनीट सेल्स। ठीक है, कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? पेनीट सेल्स। जो जाइमोजन सेल्स होते हैं, देखो जाइमोजन सेल्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो इनएक्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, हमने स्टमक में पढ़े थे कि नहीं? पैप्सिनोजन, प्रोरेनिन, क्लियर, जो इनएक्टिव होते हैं उन्हें। कपर सेल्स जो हैं आपके, ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, राइट। और अर्जेंटाफिन सेल्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं। क्लियर, आया समझ में? हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको आराम से इजीली बनेगा कि हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो लिवर से ब्लड, लिवर में जो ब्लड कहाँ से लेके आती है? आपके स्टमक से, किडनी से, इंटेस्टाइन से या हार्ट से? इंटेस्टाइन से। मैंने बताया था ना कि इंटेस्टाइन से हमारी, कि हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो न्यूट्रिएंट ब्लड भी कैरी करती है। न्यूट्रिएंट क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन से पूरा ब्लड कहाँ जा रहा है? आपका लिवर में। और क्योंकि इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है तो पूरा का एब्सॉर्प्शन भी हो जाता है, सारा का सारा न्यूट्रिएंट ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू लिवर के पास चला जाता है। क्लियर, आया समझ में? नेक्स्ट, which of the following option best represents the enzyme composition of pancreatic juice? भाई पेनक्रियाटिक जूस का परफेक्ट कंपोजिशन कौन कौन से सेल्स बता रहे हैं, बताओ। याद करो कौन कौन से आपके पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम थे। देखो, अमाइलेज था, पेप्सिन था क्या, माल्टेज था क्या, ट्रिप्सिनोजन तो था। एमाइलेज और पेप्स माल्टेज जो है ये आपकी इंटेस्टाइनल है, राइट। इंटेस्टाइनल एंजाइम है और पेप्सिन आपका स्टमक एंजाइम है, तो ये स्टेटमेंट गलत। पेप्टाइडेजेस, अमाइलेज आ गया फिर से, पेप्सिन है, रेनिन है, तो ये तो हमारे, ये दोनों तो हमारे क्या हो गए? गैस्ट्रिक एंजाइम है और ये इंटेस्टाइनल एंजाइम है। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। बताओ बताओ। आ लाइपेज, स्टियाप्सिन पढ़ा था, पेनक्रियाटिक लाइपेज को हमने स्टियाप्सिन बोला था, याद हो। पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी था। 70% कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है? देखो, याद हो तो 30% आपका सलाइवा में डाइजेस्ट हो जाता है स्टार्च, बचा हुआ 70% पेनक्रियाटिक जूस करता है, तो अमाइलेज है ना। तो हमारे पास लाइपेज भी था, स्टियाप्सिन, अमाइलेज भी है, ट्रिप्सिनोजन भी है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर, नेक्स्ट। बेबी बॉय क्या लिखा है भाई? हम्म बेबी बॉय, जस्ट अ मोमेंट, इसको जरा मैं स्क्रॉल डाउन कर दूं नीचे। हाँ, a baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through the dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? अभी अभी हमने पहला क्वेश्चन ही उसी से शुरुआत किया था, उसी से रिलेटेड है। भाई 2 साल का बच्चा है, स्कूल में डेंटल चेकअप हो रहा है, सभी के में होता है, आपके में भी हुआ होगा। तो डेंटिस्ट को दिखे भाई इसके पास तो 20 ही दांत हैं, तो कौन से दांत एब्सेंट है? ऑब्वियसली प्रीमोलर्स। कौन से एब्सेंट हैं? प्रीमोलर्स, राइट। प्रीमोलर्स और थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं, वो हमेशा कब आते हैं? परमानेंट टीथ एक ही बार आते हैं वो लाइफ में।
तो थर्ड मोलर दिया हुआ नहीं है, तो फिर हम हमेशा प्रीमोलर ही लगाएंगे। क्लियर? नी 2018, which of the following describes human dentation? ह्यूमन डेंटेशन को कौन सा, याद करो कि ह्यूमन डेंटेशन क्या क्या होता है। टिकोडोंट, क्या होता है भाई? हमारे जो दांत होते हैं वो गम्स में एम्बेडेड होते हैं, है ना? जॉ जो है आपका जबड़ा, उसमें धसे हुए होते हैं कि नहीं? दे आर एम्बेडेड इन योर जॉ बोन, राइट? कीकोडोंट होते हैं। डाइफाइडोन जो कि कुछ टीथ हमारे दो बार भी है, सारे नहीं आते हैं। प्रीमोलर और मोलर, थर्ड मोलर आखिरी मोलर को छोड़कर, और प्रीमोलर्स को छोड़ के बाकी सारे फर्स्ट ट्वाइस इन योर लाइफ, दो बार आते हैं। होमोडोंट नहीं, हमारे एक जैसा दांत का है, हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं, इंसिडियर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, राइट? तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है गलत हो गया। मीन्स ये हमारा आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा डेंटेशन होमोडोंट होता ही नहीं है। थीकोडोंट होता है, डाइफाइडोंट होता है, और एट्रोडोंट होता है। क्लियर? प्यूरोडोंट हमारे होते ही नहीं है। मोनोफायोडोंट भी है, बट यूजुअली हम डाइफायोडोंट लगाते हैं, क्योंकि दो बार तो आते ही आते हैं ना। क्लियर? योर आंसर इज बी। चलो, क्लियर? आगे चलो। Which of the gastric cells indirectly help in erythropoiesis? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इनमें से कौन से सेल्स हैं जो एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है ना? क्योंकि आरबीसी को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। पोइसिस वर्ड मीन सिंथेसिस। तो आरबीसी के बनने में कौन कौन से सेल्स हेल्प करते हैं? बताओ, लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम्म टीथ सेल्स, म्यूकस सेल्स, गॉबलेट सेल्स, या फिर पेराइटल सेल? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें इसका आंसर। आई होप पॉज करके आपने सोचा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। देखो, आपके जो है इसका आंसर होगा आपके पेराइटल सेल्स। कैसे है देखो भाई, एरिथ्रोपोइसिस कहाँ से आ गया? आरबीसी, हम तो डाइजेशन पढ़ रहे हैं, है ना? देखो, पहला, दो तरीके से ये मदद करता है पेराइटल सेल। देखो, सबसे मेन चीज जो होते हैं, क्योंकि ये अगर आपको याद हो तो ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट करता है एचसीएल के साथ साथ, है ना? पेराइटल सेल दो चीज सिक्रेट करते हैं, एक तो हमारा एसिड एचसीएल, और दूसरा क्या सिक्रेट करते हैं? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या था? एक ग्लाइकोप्रोटीन था जो क्या करता है? विटामिन बी 12 के एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है? और विटामिन बी 12 जो होता है वो आरबीसी के मैचुरेशन में भी मदद करता है। आया समझ में? आरबीसी के मैचुरेशन में। क्या हो रहा है? ये लिखने में इतनी दिक्कत आ रही है। क्लियर? किस में मदद कर रहा है भाई ये? आरबीसी के मैचुरेशन। आरबीसी के मैचुरेशन में ये मदद करता है। आया समझ में? अभी हम जब बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम और पढ़ेंगे कैसे मदद करता है। तो विटामिन बी 12 किसमें हेल्प करता है? आरबीसी के मैचुरेशन में। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। नो प्रॉब्लम, रिजॉल्व हो गया। चलो, हुआ। आरबीसी के मैचुरेशन में वो हेल्प करता है। अब देखो, एचसीएल, अगर हम एचसीएल की बात करें तो एचसीएल भी मदद करता है। कैसे? देखो, एचसीएल जो है इसका फंक्शन मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था, एक तो फंक्शन आपको पता ही है एचसीएल का, राइट? बहुत सारे फंक्शंस हैं, बैक्टीरिया को किल कर ग्रो करने नहीं देता स्टमक में, राइट? तो एचसीएल जो होता है वो क्या करता है? देखो, आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, उसका एक फंक्शन था। आयरन जो होता है वो Fe3+ के फॉर्म में हम लेते हैं,
लेकिन हम डायरेक्टली Fe+ के फॉर्मूले से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए HCl क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, Fe2+ में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है ये इसको, Fe2+ में। आया समझ में? अब भाई आयरन क्यों जरूरी है, आपको पता ही है। आयरन के लिए जरूरी क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनता कहाँ से, आयरन से भी बनता है कि नहीं, राइट। हीमोग्लोबिन में हीम जो था वो आयरन और पोर्फायरिन रिंग से बनता है, मैंने बताया था जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बताया था वाइल वाले पार्ट में। यू कैन गो टू माय दैट लेक्चर और आप देख सकते हो वापस से, ठीक है। आया समझ में? तो भाई ये टूटेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आपको आयरन चाहिए, तभी तो आरबीसी बनेगा, क्योंकि आरबीसी में मेन चीज है क्या, हीमोग्लोबिन। क्लियर? आया समझ में? तो दोनों ही इनडायरेक्टली इरेथ्रोपोइसिस में हेल्प कर रहे हैं। बस ऐसे ट्विस्ट कर देता है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस। चलो लेट्स मूव अहेड। पैराइटल सेल्स, नीट 2019, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन द ऑर्गन। देखो भैया बताओ, यूज योर ब्रेन। तो ये क्या हो गया, नाउ यूज योर ब्रेन। तो मैं ऊपर ही रहना देती हूँ, बेटर बेटर कि वो ऊपर ही रहे। चलो गिव मी दी आंसर, सोचो सोचो। क्रिप्स ऑफ लिबर कुहून, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहून कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ना, तो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लिबर कुहून, नॉट इन योर जस्ट इन योर डोडेनम और जेजुनम या इलियम, तीनों में से किसी एक में नहीं, तीनों में ही प्रेजेंट होता है। ग्लिंसन्स कैप्सूल, मैंने आपको बताया था कि लिवर को पूरी चीज कवर करके रखती है, दैट इज योर ग्लिंसन कैप्सूल। कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके लिवर में हुई। आइसलेट्स ऑफ लैंग्रहैंस, एंडोक्राइन पार्ट था हमारे पेनक्रियास का, हाँ, जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा था अलग अलग। ब्रूनर्स ग्लैंड, हम्म, ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम का सबसे एक्सेप्शन पार्ट है भाई, ओनली ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम। तो रटा जाना चाहिए आपको। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपका आंसर क्या होगा, एक का थर्ड, ठीक है। एक का थर्ड, एक का थर्ड, बी का फोर्थ, मैच मैच, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड, दैट इज योर थर्ड। तो आपका आंसर क्या है, थर्ड वाला। क्लियर? क्या हो रहा है ये बार बार। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दी, identify the cells which secrete, whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। अब बताओ कि एक सेल जिसकी सिक्रीशन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो सिक्रीशन है ना, उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखती है। चीफ सेल, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स क्योंकि उनके पास क्या होता है, म्यूकस, राइट, जो HCl से प्रोटेक्ट करता है। मी 2020, the enzyme enterokinase helps in the conversion of, एंटेरोकाइनेज किसमें मदद करता है, डायरेक्टली वो किसी के डाइजेशन में मदद नहीं करता है, मैंने आपको बताया था कि ये किसको एक्टिव करता है, ट्रिप्सिन, और जिनको ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन फिर बाकी अपने भाई बंधुओं को वो एक्टिव कर लेता है, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो पढ़ो एक एक स्टेटमेंट और बताओ कौन सी स्टेटमेंट आप करेक्ट है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डोडेनम। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स आपको पता है वेस्टिजियल ऑर्गन था, लेकिन क्या वो डोडेनम से अराइज हुआ था? नहीं, सीकम से। याद है हमने लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाया था, तो नीचे सा स्ट्रक्चर बनाया था जहां से ऐसी ओपनिंग निकली थी, दैट वाज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। कहाँ से? सीकम से। तो ये स्टेटमेंट गलत। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई इलियम ही तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वो क्या अपने अंदर कैसे ओपन हो सकती है? इट ओपन्स इनटू सीकम। ओ ये क्या हुआ? सीकम में ओपन होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत। सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। याद करो लाइन की आपकी, क्या सेरोसा सबसे अंदर वाली थी? सबसे बाहर। सबसे बाहर थी सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सेरोसा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, और फिर थी म्यूकोसा। तो सबसे इनर मोस्ट कौन सी है? म्यूकोसा। आया समझ में? So the statement is also wrong. Only one statement is correct. Ileum is a highly coiled part. सबसे coiled part तीनों में, ड्यूडेनम में, जेजुनम में और इलियम में सबसे ज्यादा coiled कौन सा है? आपका इलियम। क्लियर? आया समझ में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, नीट 2021, ताजा ताजा। देखो, प्रिंटर ऑफ ओडा इज प्रेजेंट एट। ये आंसर तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट प्रीवियस ईयर में हम पढ़ के आ रहे हैं। फिर पढ़ा अपन ने, कहाँ पे होता है? जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम में। आया समझ में? हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के जंक्शन पे। सक्कस एंटेरिकस इज रिफर्ड टू एज। सब सो इजी, इंटेस्टाइनल जूस। यही तो पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। नीट 2020-2022 given below are the two statements। तो पढ़ो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। बिल्कुल सही। क्या फैटी एसिड्स को हम डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब कर सकते हैं? नहीं। हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स के पोर्स छोटे होते हैं, फैटी एसिड का साइज बड़ा होता है, तो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। हम इन लिम्फ वेसल, दैट इज लैक्टील, इंटेस्टाइन की लिम्फ वेसल कौन सी थी? लैक्टील, जिसमें हम इसे एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो भाई क्या लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टील्स कैरी chylomicrons into the lymphatic vessels and ultimately into the blood। जाना सब ब्लड में ही है, लेकिन हम मजबूरी है कि उसका साइज ही इतना बड़ा है कि वो ब्लड में डायरेक्टली जा नहीं सकती, है ना? याद होगा काइलोमिक्रॉन क्या था। मुझे क्वेश्चंस करवाने, इसलिए मैं फटाफट शॉर्ट में बताती हूँ व्हाट इज काइलोमिक्रॉन। हम ब्लड को, फैटी एसिड को अब्सॉर्ब कर रहे थे, है ना? हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाया था कि नहीं, हमारा एंड प्रोडक्ट। अब उसे एब्सॉर्ब करना था, डायरेक्टली ब्लड में हो नहीं रहा था। तो जैसे ही वो गया किसमें? आपके अंदर, किसके अंदर? आपके ल्यूमेन से आपके इंटेस्टाइनल सेल में जब गया था, इंटेरोसाइट में, तो क्या हुआ था? वो वापस से जुड़ गया था। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने मिलके क्या बना लिया था? वापस से ट्राइग्लिसराइड फैट बन गया था। फिर उसके आसपास प्रोटीन की, है ना, कवरिंग हो गई थी, लिपोप्रोटीन, दैट वाज और काइलोमेक्रियन। और वो काइलोमेक्रियन कहाँ गया था? आपके लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था, है ना? अल्टीमेटली जाना तो सबको एक ही जगह है, ब्लड में। आया समझ में? तो भाई हमको सारी स्टेटमेंट्स बताओ। तो भाई इसका समझ में आ ही रहा है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, या बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following function is not performed by the secretion from salivary gland? salivary gland के secretion में से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? देखो, क्या वो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है? बिल्कुल। लाइसोजाइम होता है हमारे सलाइवा में, है ना? डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का 30% डाइजेशन वही हो जाता है। लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, बिना सलाइवा के क्या ओरल कैविटी में आपके लुब्रिकेशन हो सकता है? नहीं, है ना? डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्या करता है? स्टार्च को तोड़कर क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है ना। तो भाई आपने जब अपने पॉलीसेकेराइड को या ट्राइसेकेराइड को तोड़कर क्या बनाया? आपने डाइसेकेराइड।
अब इससे ज्यादा डाइजेशन करने की क्षमता नहीं है सलाइवा की। डाइसैकेराइड का कन्वर्जन कहाँ होता है? जाके आपके इंटेस्टाइन में, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। तो योर आंसर इज डी। क्लियर? नेक्स्ट 2023, चलो बिल्कुल ही ताजा ही है, अभी भी गई है एग्जाम। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मैच करो। चलो करते हैं। पेप्टिक सेल्स बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सबके 25 में जो बच्चे कर रहे हैं ना, उनके 25 में से 25 आंसर सही के सही होने चाहिए सारे क्वेश्चंस। पेप्टिक सेल्स में से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, पेप्टिक सेल से कन्वर्ट नहीं, मतलब पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट कर रहा है? इधर सेल्स है, यहाँ उनके सिक्रीशंस हैं। पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? टेल मी। पेप्टिक सेल सिक्रीट करते हैं HCl, नहीं 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 नहीं, सॉरी, प्रो एंजाइम, सॉरी। तो पेप्टिक सेल्स, zymogen सेल्स और चीफ सेल्स, तीनों नाम याद रखना, तीनों में से कुछ भी दे। प्रो एंजाइम दैट इज और पेप्सिनोजन। थोड़ा स्पॉन्डो कर लेते हैं, चलो ठीक है, आया समझ में? इसको भी अंडू करते हैं, चलो लाइनिंग थोड़ी सीधी सीधी खींचेंगे अपन, अच्छा लगना चाहिए ये। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन, ठीक है। प्रो एंजाइम मींस इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। गॉबलेट सेल्स, बच्चा बच्चा जानता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, म्यूकस। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? HCl, ऑक्जेंटिक और दूसरे पेराइटल दोनों। पैटिक सेल्स बाइल जूस, लिवर का ही है ना, तो बाइल जूस सिक्रीट करते हैं। आया समझ में? तो जो हमने अभी लगाए हैं गोले, उसके हिसाब से आप आपका आंसर देखो क्या होना चाहिए। ए का थर्ड, एक ही दिख रहा है, पहला ही आंसर होगा। बी का फर्स्ट, चलो आपका आंसर है फर्स्ट। क्लियर? आया समझ में? चलो ओ ओ, अब मेरी लाइन में यहाँ भी आ गई, चलो कोई बात नहीं। चलो बताओ। Once the undigested and unabsorbed substances enter the cecum, their backflow is prevented by, बताओ बताओ, सीकम सीकम। सीकम में अगर एक बार आपका खाना जो वेस्टेड है ना, वो जा चुका है, अब बैकफ्लो प्रिवेंट करना भी वापस स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम में ना चला जाए, तो कौन सा वाल्व होगा? सीकम में जा रहा है, कहाँ से? इलियम से, तो इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। क्या हो गया, सॉरी सॉरी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो सारे वाल्व्स। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ था? ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, डोडेनम में खुल रहा था, सॉरी, कार्डियक पार्ट में खुल रहा था हमारे स्टमक के। पैरोलिक, ये क्या हुआ? पैरोलिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट था? तो पैरोलिक स्फिंक्टर वाज प्रेजेंट, वेयर इट वाज प्रेजेंट? पैरोलिक स्फिंक्टर वाज प्रेजेंट बिटवीन पायरोलिक पार्ट ऑफ स्टमक और डियोडेनम में, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट और डियोडेनम में, ठीक है। ये मणिपुर की जो एग्जाम वापस से हुई थी, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ईयरवैक्स इज द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। बताओ भाई, ईयरवैक्स क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है या नहीं? ऐसे ईयरवैक्स यहाँ कैसे आ गया, बट ठीक है, नो इशू, लेट्स डू इट। बिल्कुल सही, ईयरवैक्स एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है। गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर ग्लैंड है, क्योंकि इनमें एक सेल प्रेजेंट होते हैं। बोथ योर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Select the correct sequence steps regarding absorption of fatty acid और glycerol in intestine. Fatty acid और glycerol का जो आपका
कैसे, मतलब आपको स्टेप बताना है कि आपके फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। इनको सीक्वेंस में जमाना है कि भाई सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ठीक है। तो चलो एक एक स्टेप करते हैं। मसल्स आर formed into the small proteins coated fat globules called chylomicrons. तो हम, अच्छा, मिसल्स क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। मिसल्स आर योर इमल्सिफाइड फैट। हम फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं कि नहीं, क्यों करते हैं इमल्सिफिकेशन? ताकि फैट एब्जॉर्ब हो सके। अभी तो अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म में, पानी में एब्जॉर्ब हो नहीं सकता, है ना। तो सबसे पहले तो मिसल्स आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंटेरोसाइट सेल में जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप हो गई ये, इसलिए हमने यहाँ पे मिसल वर्ड यूज करा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वो जाएगा, अच्छा रुको 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 रुको, आई थिंक सी वाली स्टेप फर्स्ट होगी, क्योंकि यहाँ से इन्होंने शुरू करा है इसको यहाँ से, कि पहले तो हमने मिसल बनाएंगे ना, फैट को इमल्सिफाई करा, फैटी एसिड और जो कोलेस्ट्रॉल थे इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स, राइट। आपने पहले मिसल्स बनाया, फिर मिसल्स को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भेजा। कहाँ भेजा? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। फिर जैसे वो गया तो उनके आसपास प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी, काइलोमेक्रियॉन्स। फिर काइलोमेक्रियॉन्स को आप कहाँ भेजोगे? लैक्टियल लिम्फेटिक वेसल में, और फिर वहां से वो कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में। जाना तो सबको एक ही जगह है, बस रास्ते अलग अलग है, पहुंचना एक ही है, ब्लड में ही। आया समझ में? तो लगाओ C, then is your B, then is your A, then is your E, then is your D। आपका आंसर क्या होगा? 1। फर्स्ट इज योर आंसर। आया समझ में? क्लियर? सो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आई होप आपको मेरा ये पूरा चैप्टर शुरू समझ में आया होगा शुरू से। अगर कुछ चीज डाउट है तो यू कैन गो थ्रू माय एनी लेक्चर वीडियो, कोई सी भी लेक्चर वीडियो देख लो, जो डाउट आपको आ रहा है यू कैन गो थ्रू दैट। एंड इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड इज माय लकी चैप्टर, मेरे को बहुत पसंद है। मतलब लकी मीन्स मेरा फेवरेट चैप्टर, तो बार बार मेरे मुंह से वही नाम निकलता है। हम शुरू करने वाले हैं क्या? योर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है, बेसिकली ह्यूमन फीचर का सेकंड चैप्टर, राइट। उसे हम शुरू करेंगे। तो आप आइए मेरे उस लेक्चर्स को देखिए। तो आई होप आपको सब समझ में आएगा। हम इसी सीक्वेंस से चलेंगे, पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, और फिर हम पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। और इन पीवाईक्यूज में आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जितने भी अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं नीट में, उन्होंने सबसे ज्यादा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पेपर में, उन्होंने अभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आंसर कंफ्यूजन क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा डालने शुरू किए हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाइज हैं, और आपके असर्शन रीजन हैं, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन की आपको जम के प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी तो है, लेकिन उसे समझना भी है, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024। अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके उतना सभी बच्चों तक पहुंचाइए, सो दैट कि वो भी समझ सके इजीली, उनको बायो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बायो जो होता है, जो होती है लर्निंग फन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।